नंबर वन कंसेप्ट आज की क्लास का हमारा है, प्रीवियस क्लास से कंटिन्यू करते हैं अपने सोशल इंडिकेटर्स के कंसेप्ट को अलग अलग तरह के। आज हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्स रेशियो के बारे में। सेक्स रेशियो एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है, बचपन से लेकर अभी तक आप सुन ही रहे हो। सेक्स रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। याद रखना, 1000 मर्दों में से कितनी लड़कियां, बच्चियां, औरतें, महिला, मतलब एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में हैं एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में। अगर इसका आंकड़ा हमें मिल जाए, मतलब 1000 मेल, 1000 एक रेफरेंस पॉइंट लिया जा रहा है, रेफरेंस नंबर दिया जा रहा है, इसमें से एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी वेमेन हैं, 900 हैं या 600 हैं, 850 हैं, 999 हैं, या फिर ये ज़्यादा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं हमेशा कम हो। जैसे केरला का ज़्यादा रहता है, फॉर एग्जांपल 1004 हैं 1000 में से। जब भी याद रखना कि न्यूमरेटर में औरत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मर्द इन द डिनोमिनेटर, तो सेक्स रेशियो उस एरिया का अच्छा है। वो ये शो करता है कि औरतों का ख्याल रखा जाता है, औरतों को इम्पोर्टेंस दी जाती है, फीमेल इन्फेंटिसाइड और फीमेल फीटिसाइड्स का वो शिकार नहीं होती हैं उस एरिया में, और वो एरिया इक्वल पिलर मानता है मर्द और औरत को। वो रीजन, वो कंट्री, वो सोसाइटी मतलब इक्वल पिलर मानती है मर्द और औरत को इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल ग्रोथ वगैरह के लिए। यानी कि जितने मर्दों की वैल्यू है उतनी ही औरतों को वैल्यू दी जाती है। अच्छा सेक्स रेशियो ये शो करता है, ठीक है। और अगर ये आंकड़ा कम हो, जैसे मतलब मान लो 300 लेडीज़, 300 फीमेल्स एज़ कम्पेयर टू 1000 मेल्स, तो ये शो करता है कि यहाँ पर औरत फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीटिसाइड के शिकार हैं, उनके डिसीज़ पर, हेल्थ इशू पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, और वक्त से पहले जितना उनको जीना चाहिए उनका खून पी पी के उनको मर्द मार डालते हैं। हिस्टोरिकली पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में ये देखा गया है कि देयर आर स्लाइटली मोर फीमेल्स दैन मेल्स इन मोस्ट कंट्रीज। ठीक है, ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा देखा जाता है कि हर एक कंट्री में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, ठीक है। दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट स्लाइटली मोर मेल बेबीज आर बोर्न देन फीमेल बर्ड्स, ठीक है। अब आप आंकड़ा समझ रहे हो, दो तरफा बातें कर रहा है ये। शुरू से वो कह रहा है कि ये देखा गया है पूरी दुनिया में औरतों की संख्या ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, लेकिन मेल बेबीज ज़्यादा पैदा होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल बेबीज। पता है क्या होता है? तुम बच्चियों को फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीटिसाइड करके मार दोगे, चलो मान लिया, लेकिन आपको एक और चीज़ भी तो पता है ना, मर्द डिसीज से ज़्यादा जल्दी मरते हैं। कशिश, बुढ़ापे में मर्दों की ज़्यादा सनकती है, साइकोलॉजिकल टेम्परामेंट उनका ख़राब होता है, बीमारियाँ उनको लगती हैं एज़ कम्पेयर टू जितनी औरतें सर्वाइव कर जाती हैं, है ना। तो कुदरत जो है वो ये बोल रहा है, नेचर सीम्स, मतलब कुदरत जो है वो रफली ऐसा आंकड़ा देखा गया है कि एवरेज निकाला जाए तो 943 से लेकर 952 फीमेल बेबीज पैदा होती हैं पूरे वर्ल्ड में फॉर एवरी 1000 मेल्स। मतलब अगर किसी रीजन में, फॉर एग्जांपल फरीदाबाद में अगर 1000 मर्द पैदा हो रहे हैं, बच्चे मतलब मेल बॉय पैदा हो रहे हैं, ऐसा मान लो 1000 बॉय पैदा हो रहे हैं, तो 943 से 952 फीमेल बेबीज पैदा होती हैं, ठीक है। इफ डिस्पाइट दिस फैक्ट द सेक्स रेशियो इज समवॉट इन फेवर ऑफ फीमेल्स, ठीक है, दिस सीम्स टू बी ड्यू टू 2 रीजन्स। समझ रहे हो? इफ डिस्पाइट दिस फैक्ट सेक्स रेशियो अगर फीमेल्स को फेवर करता है तो दिस सीम्स टू बी ड्यू टू 2 रीजन्स, 2 रीजन्स की वजह से ऐसा होता है। अगर कभी भी, ठीक है, अगर कभी भी सेक्स रेशियो फीमेल्स के फेवर में होता है तो वो राइटर आपसे ये कह रहा है कि इसके 2 रीजन्स होते हैं। क्या? फर्स्ट, गर्ल बेबीज अपीयर टू हैव एन एडवांटेज ओवर बॉय बेबीज इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस टू डिसीज इन इन्फेंसी। लौंडे जितने बीमार पड़ते हैं ना पैदा होने के बाद 0 to 2 years, उतनी लड़कियां नहीं पड़ती हैं। ये कुदरत की देन है, ठीक है। एट द अदर एंड ऑफ द लाइफ साइकिल ऐसा देखा गया है, सॉरी कशिश, लेकिन लड़कियां ज़्यादा टेंशन देती हैं लड़कों को, तो वो ज़्यादा जी लेती हैं एज़ कम्पेयर टू मर्द इन मोस्ट सोसाइटीज़, ठीक है। सो देयर आर मोर ओल्डर वीमेन देन मैन, क्योंकि मैन तो बचते ही नहीं है, वो मर जाते हैं, है ना। ये चीज़ है। इन 2 फैक्टर्स की वजह से द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 फैक्टर्स लीड टू अ सेक्स रेशियो ऑफ रफली 1050 फीमेल्स पर 1000 मेल्स बहुत सारे रीजन्स, कंट्रीज और स्टेट्स में, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड बात हो रही है। मतलब जनरल आंकड़ा दे रहा है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं दे रहा।
हाउएवर सेक्स रेशियो ना बड़ी सारी कंट्रीज़ में आपको डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा। ऊपर तो उसने तारीफ़ कर दी, लेकिन आप कहोगे इंडिया में तो ये जो तारीफ़ कर रहा था हजम नहीं हुई। हजम करनी भी नहीं हमें, क्योंकि बड़ी सारी कंट्रीज़ लाइक चाइना, साउथ कोरिया और इंडिया, यहाँ पर औरतों की, लड़कियों की, लेडीज़ की दशा बहुत ख़राब रहती है। ठीक है, ये क्यों रहती है ख़राब? वो ज़्यादा सर्वाइव क्यों नहीं कर पाती? सेक्स रेशियो यहाँ पर हमारी कंट्रीज़ में फीमेल के फेवर में क्यों नहीं रहता? बिकॉज ऑफ सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स कैसे? हमें लड़का चाहिए, या फिर आपने वो देखा होगा ना, लाडो एक सीरियल आता था हरियाणा के ऊपर, उसमें बच्चियां मार दी जाती थी। ये जो इश्यूज होते हैं लाइक फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड, ठीक है, इसकी वजह से, सोशल नॉर्म्स की वजह से हर फैमिली ये चाहती है कि हमारा वंश आगे बढ़ाने के लिए एक बेटा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू बेटीज़, जिसकी वजह से एक फिनोमेना आता है एशियन सोसाइटीज़ में लाइक साउथ कोरिया, चाइना और इंडिया में, सन प्रेफरेंस और गर्ल बेबीज़ का निगलेक्ट होना। कभी कभार इस कदर निगलेक्ट होना कि अल्ट्रासाउंड में अगर नर्स ने ये बता दिया कि लड़की होगी आपके, तो उसको दवाइयाँ देकर कोख में ही मरवा देना माँ की, या अगर वो पैदा हो गई है और लगातार लड़कियाँ होते जा रही हैं तो दूध के पतीले में उनको डुबाकर मार देना। बेवकूफ़, जालिम, हरामजादे मर्द ये नहीं समझते कि अगर तुम्हें इतना गुरूर है तो चलो ठीक है, फिर आज के बाद कभी कोई लड़की तुम्हें अपने आप को छूने नहीं देगी। बढ़ा लो पृथ्वी आगे, बढ़ा लो पॉपुलेशन आगे, मार दो सारी लड़कियों को और कर लो आपस में सेक्स करके बच्चा पैदा। अगला पॉइंट, एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ पर्सन्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स रिलेटिव टू द टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, टोटल पॉपुलेशन जिसमें मान लो 100 करोड़ की पॉपुलेशन अगर किसी कंट्री के अंदर, तो किस एज ग्रुप में ज़्यादा जनसंख्या है, यानी कि समझने की कोशिश करना कशिश, 10 से 20 साल वाले लोग उस पॉपुलेशन में ज़्यादा हैं, 20 से 30 साल वाले लोग ज़्यादा हैं, या फिर ओल्ड एज वाले लोग ज़्यादा हैं, विमेन ज़्यादा है या मेल ज़्यादा है। और एज मतलब कुल मिलाकर एज, यहाँ पर मेल और फीमेल की बात नहीं, एज मतलब कौन सी एज ग्रुप के लोग ज़्यादा है। एज स्ट्रक्चर ना चेंज होता रहता है कंट्रीज़ का, जैसे जैसे कंट्रीज़ में चेंजेस आते हैं इन लेवल ऑफ डेवलपमेंट। जब कोई कंट्री लीस्ट डेवलप कंट्री है, फिर वो डेवलपिंग बन रही है, फिर वो डेवलप्ड बन रही है, तो पता है क्या होता है, एज स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। आप कहोगे यार ये कैसे, कोई कंट्री डेवलपिंग से डेवलप बन जाएगी तो क्या एज स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा? मतलब अगर अभी तक 50 से 60 साल वाले लोग ज़्यादा मिल रहे थे, तो क्या 30 से 40 वाले ज़्यादा मिलने लगेंगे? जी हाँ, मिलने लगेंगे। ऐसा क्यों कशिश? ऐसा इसलिए क्योंकि जितनी ज़्यादा किसी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट आती है तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आती है, लोगों की मेडिकल फैसिलिटीज़ इंप्रूव होती हैं, जिसकी वजह से लीस्ट डेवलप से डेवलपिंग और डेवलपिंग से डेवलप तक जाते जाते उस कंट्री की जनसंख्या की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती रहती है। बताओ कैसे समझ में आया? एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती रहती है। इनिशियली उस ऐसे देश के लोगों को जो अभी तक लीस्ट डेवलप कंट्री थी, मेडिकल फैसिलिटी बहुत पुअर मिलती है, वहाँ पर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं, और दूसरी चीज़ें मिलकर वहाँ पे रहने वाली जनसंख्या का जो ज़िंदगी है उसको छोटी बना देते, शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है। ठीक है, ऐसी कंट्रीज़ के अंदर, ऐसे रीजन्स के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि पैदा हुए बच्चे जो कि 1 साल या 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाए और बच्चों को जन्म देते वक्त माँ कितनी सर्वाइव कर पाई, ऐसा रेट बहुत ज़्यादा हाई रहता है मोर्टेलिटी का, यानी कि मर जाते हैं बच्चे पैदा होते साथ ही और माँ जन्म देते हुए मर जाती हैं। लेकिन जैसे ही ऐसे रीजन्स और कंट्रीज़ में डेवलपमेंट आती है तो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है, जिसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ती हैं, डिसीज़ कम होते हैं, लोगों को सुख सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस ज़्यादा रहती हैं और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। अभी तक ऑन एन एवरेज अगर उस कंट्री के अंदर 50 साल भी लोग जी रहे थे तो वो बहुत था, तो अब वो आंकड़ा बढ़कर 80 भी हो जाता है, जैसा इंडिया के साथ कुछ सालों में देखा गया। कभी दादी नानी इन लोगों से बात करना, नाना जी, नानी जी, दादा दादी से, वो बताएंगे हमारे टाइम पे कोई 50-55 तक भी जी जाता था तो बहुत था। आज के टाइम में कोई अगर ऐसा चला जाए तो एक शॉकिंग बात है ये चीज़, है ना, क्योंकि एवरेज लाइफ स्पैन ये नहीं रह गया। इसकी वजह से, इन सारे चेंजेस की वजह से
पूरी की पूरी जनसंख्या का एज स्ट्रक्चर चेंज होता है, रिलेटिवली स्मॉलर प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन आर फाउंड इन द यंगर एज ग्रुप। एज स्ट्रक्चर जब चेंज होता है तो ये देखा जाता है छोटा भाग एक पूरी पॉपुलेशन का, यानी कि 100 करोड़ की आबादी में से 10 से 25 करोड़ यंगर एज ग्रुप के लोग रहते हैं और ज़्यादातर ओल्डर एज ग्रुप के पार्ट होते हैं, यानी कि 21 प्लस। ठीक है, और इसी को हम लोग ये कहते हैं पॉपुलेशन बूढ़ी हो जाती है, एजिंग हो जाती है पॉपुलेशन की, और इस फिनोमिना को हम लोग ये भी कह सकते हैं एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन। बताओ कोई ऐसा तो कुछ नहीं है कि समझ में नहीं आया कुछ? ठीक, चलो लास्ट कंसेप्ट हमारा, लास्ट सोशल इंडिकेटर कशिश, डिपेंडेंसी रेशियो। कशिश मुझे ये बताओ, अगर मैं आपको प्यार दूं तो आप बदले में मुझे क्या दोगे? प्यार दोगे ना? तो जैसे शुरू में हमारे माँ बाप हमें प्यार देते हैं, सारा खर्चा उठाते हैं, है ना, डायपर नैपी से लेकर हमारे सारे शौक पूरे करने तक उन्होंने इनिशियली जीवन में हमारा खर्चा उठाया होता है। फिर बाद में जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम उनका खर्चा उठाएं? है ना, जितना मैं प्यार दूंगा उतना ही, एटलीस्ट उससे ज़्यादा नहीं दे पा रहे तो उससे कम भी तो मत दो ना मुझे, है ना। तो डिपेंडेंसी रेशियो क्या है? शुरू में जिन्होंने आपके लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, तो बाद में अगर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, वो कमा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके हड्डियों के अंदर जान नहीं है, या फिर वो बूढ़े हो चले हैं बहुत ज़्यादा, आप बींगा उनकी बेटी या बेटा उनका खर्चा उठाओ। तो चलो डिपेंडेंसी रेशियो को कुछ इसी तरीके से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस में डिपेंडेंसी रेशियो एक मेजर होता है कशिश, जिसमें हम लोग एक पॉपुलेशन के पोर्शन को कंसिडर करते हैं कि उस पूरी जनसंख्या के अंदर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, यानी कि 100 करोड़ की आबादी में से कितने लोग डिपेंडेंट हैं। अब यार हमने यंग एज सुना, एडल्ट सुना, ओल्ड एज सुना, फीमेल सुनी, मेल सुना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंसी सुनी, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट सुना, सब कुछ सुना, लेकिन ये डिपेंडेंसी क्या है और ये डिपेंडेंट्स कौन होते हैं? डिपेंडेंट्स वो बुजुर्ग लोग होते हैं एक पूरी पॉपुलेशन के पार्ट जो ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं और अब उनके अंदर काम करने की क्षमता नहीं है और अब अपने बच्चों के ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन डिपेंडेंट एक और चीज़ होती है, डिपेंडेंसी पॉपुलेशन का दो तरीके से पार्ट होते हैं, यानी कि सिर्फ इसमें एल्डरली लोग नहीं आते कशिश, इसमें बच्चे भी आते हैं। कशिश छोटे थे तो माँ बाप काम कराने के लिए थोड़ी ना भेजते थे कि अगर तेरे को अगर मोमोज खाने हैं तो जा तू खुद मेहनत करके आ, क्या कहते हैं, गली और उसमें अखबार फेंक, 5 या 4 साल के थे आपको टॉफ़ी खानी होती थी तो ये थोड़ी ना बोलते थे कि जाकर काम कर और अपने पैसे खुद जमा कर फिर टॉफ़ी खा, है ना। तो इसका मतलब 2 लोग डिपेंडेंट होते हैं, हमारे 2 कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट होती है हमारी पॉपुलेशन के अंदर, एक एल्डरली पीपल और एक चिल्ड्रन, ठीक है। जनरली इनकी एज कितनी होती है? ये 15 साल से लेकर 64 ईयर्स तक के जो लोग होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं फिर से पढ़ाता हूँ। डिपेंडेंसी रेशियो एक ऐसा मेजर होता है जहाँ पर वी कंपेयर द पोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन हु इज़ कंपोज ऑफ डिपेंडेंट। हमने क्या सीखा? डिपेंडेंट 2 प्रकार के कौन कौन से हो सकते हैं? एल्डरली पीपल, दोज हु आर टू ओल्ड टू वर्क, दूसरे चिल्ड्रेन, दोज हु आर टू यंग टू वर्क, वो छोटे हैं। पैदा हुए बच्चे को, कशिश अपना बच्चा हॉस्पिटल से लेकर आए हो, उसे ये थोड़ी ना बोल दो कि अपने हस्बैंड से जाके बस हो गया मेरा, तो अब इसको बोलो जाके ये काम करेगा, कल से अपने दूध का इंतजाम खुद करेगा, ठीक है। मैं पागल थोड़ी ना हूँ, मुझसे पूछकर पैदा हुआ है, ठीक है। तो विद द पोर्शन दैट इज इन द वर्किंग एज ग्रुप, मतलब वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वर्किंग एज ग्रुप वाले लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, जनरली 15 to 64 ईयर्स वाले के ऊपर। डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो 15 साल से नीचे हैं जिनकी एज और 64 से ऊपर है। कशिश ये वाली लाइन ना यूपीएससी में बन सकती है फेवरेट स्टेटमेंट, पक्का। इस वाली बुक से प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मैंने दिखाया था ना, अभी उत्तर प्रदेश का पेपर हुआ था, माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन से क्वेश्चन आया था, याद है उस दिन? यही चीज़ है। डिपेंडेंसी रेशियो क्या है? 15 to 64 की एज ग्रुप वालों के ऊपर जो डिपेंडेंट हैं वो जनसंख्या, इसका मतलब 15 साल से जिनकी उम्र कम होती है वो डिपेंडेंट माने जाते हैं बच्चे, 64 से जिनकी ज़्यादा एज ग्रुप होती है वो भी माने जाते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कशिश, हम भी तो डिपेंडेंट हो जाते हैं, घर पे पड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। तो दिस इज यूजली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, जिसको परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस करा जाता है।
अगर डिपेंडेंसी रेशियो किसी भी देश या रीजन का, कंट्री का बढ़ता चला जाता है, तो ये एक चिंता का विषय होता है बड़ी सारी कंट्री के लिए, क्योंकि वो ये इंडिकेट करता है, इस तरफ इशारा करता है वो चीज़ कि उस कंट्री के अंदर जो जनसंख्या है वो ज़्यादा बूढ़ी हो चली है, ठीक है, और वहाँ पर वर्किंग एज ग्रुप के लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल प्रपोर्शन में रह गए हैं। और एक प्रकार से आप एक चीज़ तो जानते ही हो ना, अगर आप सारे सेंटीमेंट्स को हटा दो कशिश, तो इकोनॉमी की नज़रों में अगर जनसंख्या में ज़्यादातर लोग कमा नहीं रहे हैं तो वो बर्डन है ना। अगर घर में कमाने वाला एक एक, खाने वाले 15 हैं, तो इसका मतलब यार वो बर्डन ही तो है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ खाने के लिए पड़े रहते हैं घर में। तो ऐसे मतलब डिपेंडेंसी रेशियो का बढ़ना ये इस तरफ इशारा करता है कि एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये एक प्रकार से इकोनॉमी और इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन हो जाता है। क्यों? कमा कुछ रहे नहीं है वो बच्चे और वो बुजुर्ग लोग, लेकिन सिर्फ खा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर डिपेंडेंसी रेशियो गिरने लग जाता है तो वो एक सोर्स होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो डिपेंडेंट नहीं है। समझ रहे हो कशिश? डिपेंडेंसी रेशियो कम मतलब डिपेंडेंट लोग कम है, इसका मतलब बच्चे कम है और 64 से एज वाले ऊपर लोग नहीं है इतने ज़्यादा। इसका मतलब सब लोग कमा रहे हैं, कुछ ना कुछ अपना काम निकाल रहे हैं वो, है ना। ज़्यादातर लोग, इसका मतलब ऐसी इकोनॉमी के अंदर जहाँ पर डिपेंडेंसी रेशियो कम है वो वर्कर हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन वर्कर। और इसी को हम लोग कभी कभार बोलते हैं कि जब डिपेंडेंसी रेशियो कम होता है तब उस कंट्री का अच्छा डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं चेंजिंग एज स्ट्रक्चर की वजह से। चेंजिंग एज स्ट्रक्चर मतलब क्या? 15 to 64 की एज ग्रुप में ज़्यादातर लोग हमें दिखने चाहिए किसी भी कंट्री के अंदर, ताकि वो इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचा सके उस कंट्री को। ठीक है, समझ गए? लास्ट में वो एक लाइन बोल रहा है बस बेकार सी, हाउएवर दिस बेनिफिट इज टेम्पररी। ये जो बेनिफिट होता है टेम्पररी होता है, बिकॉज लार्जर पूल ऑफ वर्किंग एज ग्रुप विल इवेंचुअली टर्न इनटू नॉन वर्किंग ओल्ड एज। मतलब अगर ज़्यादातर लोग अगर आज के टाइम में काम कर रहे हैं, जैसा कि चाइना के साथ हुआ। पहले चाइना क्या लेकर आया? 1 चाइल्ड पॉलिसी, है ना। लोग बूढ़े होने लग गए तो 2 चाइल्ड पॉलिसी। अब चाइना इज थिंकिंग अबाउट 3 चाइल्ड पॉलिसी। आ भी गया शायद से, हाँ 3 चाइल्ड पॉलिसी हो गया शायद से चाइना में। 3 बच्चे पैदा कर सकते हो चाइना के अंदर। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।